देखिए स्टूडेंट, 12th क्लास के लिए आज एनपीओ के बारे में हम स्टडी करेंगे। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। एनपीओ का मतलब आप जानते हो, एनपीओ स्टूडेंट, ऑर्गेनाइजेशन दो प्रकार के होते हैं। एक है प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा है नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जैसा। ठीक है, हम लोग यहाँ पर लाभ न कमाने वाली संस्थाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो ये लाभ न कमाने वाली संस्थाओं से हमारा मतलब एनपीओ से है। एनपीओ, इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव्स, नॉट अर्न प्रॉफिट, नॉट अर्न प्रॉफिट, सर्व द सोसाइटी, सर्व द सोसाइटी, द सोसाइटी, समाज सेवा होता है। और इनका, इस संस्था का उद्देश्य होता है लाभ कमाना। जैसे रिलायंस, टिस्को, टेल्को, जितनी भी दुकानें, संस्थाएं हम अभी देख रहे हैं अपने अगल बगल में, दुकानें और संस्थाएं, मैन्युफैक्चरिंग, सबका उद्देश्य लाभ कमाना होता है। इसी के साथ ही साथ कुछ संस्थाएं जो लाभ न कमाती है, उसी के बारे में हम लोगों को स्टडी करना है। तो स्टूडेंट, इसका एग्जाम्पल क्या है? लाभ न कमाने वाली संस्थाएं कई प्रकार की होती है, उसका एग्जाम्पल हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी। रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, धार्मिक संस्थाएं जैसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा एंड चर्च। स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूशन, खेल की संस्थाएं, उसी में स्पोर्ट्स क्लब आ गया, व्यायामशाला आ गया। सोशल इंस्टीट्यूशन, सामाजिक संस्थाएं भी कुछ होती है हमारे देश में, उस सब का उद्देश्य लाभ न कमाना है। हॉस्पिटल, लाइब्रेरी, चैरिटेबल ट्रस्ट, नर्सिंग होम इत्यादि। स्टूडेंट, प्रोफेशनल बॉडीज भी कुछ है हमारे देश में, वो भी एनपीओ के अंतर्गत आती है। जैसे चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ट्रेड यूनियन, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, एमसीआई जिसको कहते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। तो स्टूडेंट, ये सब एनपीओ के अंतर्गत आते हैं। इनका उद्देश्य है समाज का सेवा करना इन संस्थाओं के द्वारा और लाभ न कमाना। लाभ उतना ही ये कमाते हैं जितना से संस्थाएं जीवित रह सके, थोड़ा विकास कर सके। लेकिन बाकी लाभ ज़्यादा कमाने का इनका कोई इरादा नहीं है। इनको समाज को, सांस्कृतिक भावना को, धार्मिक भावना, खेल भावना, सांस्कृतिक भावना को उजागर करने के लिए इन संस्थाओं की उत्पत्ति हुई है। चलिए स्टूडेंट, अब एनपीओ का जो एक उद्देश्य तो आप समझ गए, लेकिन इसका विशेषता क्या है? स्टूडेंट, एग्जाम के लिए ये सबसे हॉट क्वेश्चन है। सबसे पहला है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आर एस्टेब्लिश्ड फॉर द वेलफेयर एंड सर्विस ऑफ द सोसाइटी एंड देयर मेंबर। समाज के सेवा के लिए तथा इस संस्था के मेंबर के सुविधाओं के लिए, सेवा देने के लिए, उनको कल्याण के लिए इस संस्थाओं की स्थापना हुई है। दे प्रमोट आर्ट, कल्चर, रिलीजन, एजुकेशन, स्पोर्ट्स। ये लोग संस्थाओं में के माध्यम से लोगों के धार्मिक भावना, सांस्कृतिक भावना, खेल भावना को उजागर करते हैं। दे डू नॉट ऑपरेट विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। लाभ कमाना इनका उद्देश्य नहीं है।
The organizations are set up as charitable institutions, ट्रस्ट एंड क्लब। ये चैरिटेबल ट्रस्ट भी बनाते हैं, क्लब की भी स्थापना करते हैं। इन संस्थाओं के आय का मुख्य स्रोत क्या होता है? सब्सक्रिप्शन होता है, चंदा, डोनेशन, उसी तरह कंट्रीब्यूशन फ्रॉम आउटसाइडर्स, बहुत लोग बाहर से भी चंदा वगैरह देते हैं। गवर्नमेंट एड भी देते हैं, गवर्नमेंट ग्रांट भी देती है ऐसे संस्थाओं को। इसके साथ ही साथ इसकी और भी विशेषता है। These organizations are managed by a managing और एग्जीक्यूटिव कमिटी elected by their member। इन संस्थाओं के मेंबर द्वारा इन्हीं के किसी व्यक्ति को या 2-4 लोगों को कमिटी बना दी जाती है, मेंबर्स के प्रेसिडेंट वगैरह चुन दिए जाते हैं। यही लोग इस संस्थाओं का देखरेख करते हैं, चलाते हैं। These organizations prepare receipt and payment account and income expenditure account and बैलेंस शीट। देखिए स्टूडेंट, प्रत्येक संस्थाओं को अपना हिसाब किताब रखना होता है, वैसे ही ये संस्थाएं भी अपना हिसाब किताब रखती है। लेकिन लाभ कमाने वाली संस्थाओं की तरह जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, इतने जो प्रॉफिट कमाने वाली संस्थाओं के अंतर्गत जो लेखांकन की फॉर्मेलिटीज है, यहाँ वैसा नहीं है। यहाँ सिंपली रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाया जाता है। दूसरा, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बना लिया जाता है, जिसमें सरप्लस और डिफिसिट का पता चल जाता है, लाभ हानि का पता चल जाता है। फिर बैलेंस शीट भी बनाया जाता है। द सरप्लस ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशंस आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द मेंबर। देखिए स्टूडेंट, किसी भी लाभ कमाने वाली संस्थाओं के अंतर्गत जो भी लाभ होता है उसको मालिक को दे दिया जाता है। पार्टनरशिप है तो पार्टनर को बांट दिया जाता है। कंपनी में लाभ हो तो उसे शेयर होल्डर में वितरित कर दिया जाता है। लेकिन एनपीओ के अंतर्गत जो लाभ होता है उसे किसी को दिया नहीं जाता है। इससे कंपनी की कैपिटल फंड में वृद्धि हो जाती है, पूंजी निधि कंपनी की होती है उसमें वृद्धि हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका मेन फीचर एंड कैरेक्टरिस्टिक हो गया। अब हम लोग कौन कौन से रिकॉर्ड मतलब इस संस्थाओं में रखे जाते हैं एनपीओ के लिए। मुख्य रूप से स्टूडेंट, अगर मैं ये देखूं, ऐसे तो व्यवहारिक रूप से 3 ही का काफ़ी उपयोग है, लेकिन अगर रिकॉर्ड रखने की बात हो कि हाउ मच बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन बाई दीज ऑर्गेनाइजेशन, एनपीओ कौन कौन से बुक्स ऑफ अकाउंट रखती है, तो उसके लिए हम लोगों को कुछ एक पॉइंट है जो देख लेना ही ज़्यादा अच्छा है। स्टूडेंट कैश बुक रखती है, मेमोरेंडम और वेस्ट बुक रखती है, स्टॉक रजिस्टर रखा जाता है, सैलरी एंड वेजेज रजिस्टर, मेंबर रजिस्टर, उसी तरह अदर रजिस्टर भी, जैसे सब्सक्रिप्शन का रजिस्टर, डोनर का रजिस्टर, फी का कलेक्शन का रजिस्टर इत्यादि रखा जाता है। स्टूडेंट, अब हम लोगों को ये 3 अकाउंट मेन जो है उसके बारे में समझना चाहिए। जैसे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हम लोगों को समझना जरूरी है, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट समझना जरूरी है, बैलेंस शीट भी समझ लेना है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की बात करेंगे। स्टूडेंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जस्ट लाइक रोकड़ बही की तरह बनाया जाता है। इट इज जस्ट लाइक समरी ऑफ कैश बुक। इट इज कॉल्ड समरी ऑफ कैश बुक। इट मीन्स रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को
रोकड़ बही का सारांश कहते हैं। स्टूडेंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एक रियल अकाउंट है। इसमें डेबिट पक्ष में सभी रिसिप्ट को लिखे जाते हैं, क्रेडिट पक्ष में सभी पेमेंट्स को लिखे जाते हैं। अब जैसे पॉइंट दे करके लिखना है, ये विशेषताओं को, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की विशेषता बताइए, फीचर बताइए, ऐसे क्वेश्चन आता है। यहाँ पॉइंट दे के लिखना है। पहला नंबर पॉइंट अब लिख सकते हो, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट, मतलब यह एक नाम मात्र खाता है। दूसरा पॉइंट दे के लिख सकते हो कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड लाइक कैश बुक, मतलब यह रोकड़ बही की तरह बनाया जाता है, इसीलिए इसे रोकड़ बही का सारांश भी कहते हैं। स्टूडेंट, तीसरा पॉइंट लिखना है कि यह खाते ओपनिंग कैश बैलेंस तथा बैंक बैलेंस से प्रारंभ होता है तथा क्लोजिंग कैश और बैंक बैलेंस पर समाप्त हो जाता है। इसके फिर चौथा पॉइंट लिखना है, इसके डेबिट पक्ष में अर्थात रिसिप्ट पक्ष में सभी प्राप्तियां, सब ऑल रिसिप्ट रिकॉर्ड कर लिए जाते हैं। इसके क्रेडिट पक्ष में अर्थात पेमेंट साइड में सभी भुगतान अभिलेखित कर लिए जाते हैं, रिकॉर्ड कर लिए जाते हैं। अगला पॉइंट बढ़ाते जाना है। स्टूडेंट, सभी रिसिप्ट चाहे उसका संबंध किसी भी वर्ष से हो, चाहे वो प्राप्ति किसी भी प्रकृति का हो, सभी प्राप्तियों को प्राप्ति पक्ष में, रिसिप्ट पक्ष में लिख लिए जाएंगे। फिर स्टूडेंट, इसके पेमेंट पक्ष में किसी भी अवधि का पेमेंट अगर इस वर्ष में हो रहा है, चाहे उसका प्रकृति कुछ भी हो, उसका उद्देश्य कुछ भी हो, हम उस पेमेंट को इसके पेमेंट पक्ष में दिखाते हैं। स्टूडेंट, इसमें इस खाते में कोई भी आउटस्टैंडिंग कॉमा, एक्रूड इनकम कॉमा, कोई भी डेप्रिसिएशन या नॉन कैश रिसिप्ट या पेमेंट या नॉन कैश आइटम अर्थात जिसका कैश से कोई संबंध नहीं है, वे कोई भी चीज़ आइटम, जैसे इसमें मुख्य रूप से 3 हम स्टूडेंट को बताते हैं कि इस खाते में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कॉमा, एक्रूड इनकम कॉमा, डेप्रिसिएशन इत्यादि नहीं लिखे जाते हैं। स्टूडेंट, इस खाते के डेबिट पक्ष, रिसिप्ट पक्ष का आधिक्य कैश इन हैंड निकलता है या कैश एट बैंक निकलता है, उसे ही हम क्लोजिंग कैश या कैश बैलेंस भी कहते हैं। स्टूडेंट, इस खाते का शेष हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, नॉर्मली जनरली डेबिट बैलेंस होता है, निश्चित रूप से लगभग डेबिट बैलेंस ही होता है। कभी कभी इसमें बैंक ओवरड्राफ्ट भी आ जाता है, लेकिन स्टूडेंट 99% चांस होता है कि इसका कैश बैलेंस तो डेबिट ही आएगा, तो डेबिट बैलेंस ही आता है, डेबिट शेष ही इसके उत्तर आते हैं, अर्थात क्लोजिंग बैलेंस पर यह समाप्त हो जाता है। स्टूडेंट, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में लाभकारी संस्थाओं के लिए जो बात हो रही थी, उसमें तो हम जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट बनाते हैं। लेकिन स्टूडेंट, एनपीओ में सिर्फ हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं। यही रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हमारे लिए एक ट्रायल बैलेंस का काम करता है और उसी के आधार पर
रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और कुछ समायोजनाएं, कुछ एडजस्टमेंट, उसी के आधार पर हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बना लेते हैं, बैलेंस शीट बना लेते हैं। तो स्टूडेंट, ये आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हम समझा दिए। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का प्रोफॉर्मा भी है स्टूडेंट, जिसको हम लोग दूसरे दिन डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में, विशेषता के बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एक पहले वाले रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हमने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मिस कर गया है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट तो स्टूडेंट रियल अकाउंट है। मैंने नॉमिनल आपको कह दिया था, आप उसको सही कर लीजिए। ये जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो पहले हम डिस्कस किए हैं वह एक रियल अकाउंट है, क्योंकि कैश का ही लेन देन है तो रियल अकाउंट है। मैंने गलती से नॉमिनल बोला था, सॉरी। अब आपको इसमें ध्यान रखना है, यह एक नॉमिनल अकाउंट है, इसमें नॉमिनल अकाउंट है और इसमें इसका इस इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट का निर्माण प्रॉफिट और लॉस अकाउंट की तरह होता है। स्टूडेंट, इसमें सभी आयगत प्राप्ति तथा आयगत भुगतान, देखो भुगतान के दो नेचर है, प्राप्ति के भी दो नेचर है। भुगतान में कैपिटल पेमेंट एंड रेवेन्यू पेमेंट होता है, रिसिप्ट में भी कैपिटल रिसिप्ट एंड रेवेन्यू रिसिप्ट होता है। स्टूडेंट, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ रेवेन्यू रिसिप्ट एंड रेवेन्यू पेमेंट का ही हम लेखा करते हैं। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह बनता है। 11th में जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपने बनाए, तो उसी तरह यहाँ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट जो बनाएंगे वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह हो जाएगा। तो इसमें सभी आयगत प्राप्तियाँ, आयगत भुगतान और डेप्रिसिएशन, आउटस्टैंडिंग, एक्रूड, सब को एडजस्टमेंट में, जो कि वहाँ पर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जिसको नहीं लिखते थे, जो आपको समझाया था कि भाई वो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आउटस्टैंडिंग मत लिखना, एक्रूड इनकम मत लिखना और डेप्रिसिएशन मत लिखना। लेकिन इस इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में चूँकि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह बनाया जाता है, इसलिए इसमें वो सभी नॉन कैश आइटम या भी हम लिखते हैं। स्टूडेंट, इस खाते के बनाने का उद्देश्य किसी भी वर्ष के अंत में लाभ या हानि, अर्थात प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे तो वहाँ लाभ हानि आता था, परंतु यहाँ डिफिसिट एंड सरप्लस आता है। सरप्लस का मतलब यहाँ लाभ माना जाता है, डिफिसिट का मतलब हम इसे लॉस मानते हैं। स्टूडेंट, एक्सपेंसेस साइड यदि इनकम साइड से ज़्यादा हो जाता है तो डिफिसिट आता है, और यदि इनकम साइड रिसिप्ट साइड से अर्थात खर्चों के साइड से, इनकम साइड अगर खर्चों साइड से, डेबिट साइड जिसको कहते हैं, इनकम तो क्रेडिट में लिखते हैं और डेबिट में खर्च लिखते हैं। तो अगर इनकम खर्चों से ज़्यादा है तो यहाँ सरप्लस आता है, और सरप्लस और डिफिसिट को कैपिटल फंड में ट्रांसफ़र कर देते हैं। जैसे डिफिसिट कैपिटल फंड को घटा देगा और सरप्लस कैपिटल फंड को बढ़ा देगा, प्लस कर देंगे। सरप्लस को हम प्लस कर देंगे कैपिटल फंड में, डिफिसिट को कैपिटल फंड से घटा देंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आज के लिए हम लोग डिस्कस किए हैं, फिर मैं कल इस पर डिस्कस करूँगा कुछ और चीज़, इम्पोर्टेंट चीज़। ओके, थैंक यू।